26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली की गलियों में अचानक आई लव मोहम्मद के नारे गूंजने लगे। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में कोई हाथों में झंडा लिए हुए, किसी ने मोबाइल कैमरा ऑन करके लाइव शुरू कर दिया और फिर पल भर में माहौल बदल गया और शांति की जगह शोर और पत्थरबाजी और जोर जोर से नारेबाजी की आवाजें गूंजने लगी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, आज यही बरेली की हकीकत है। पुलिस का कहना यह है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई है और दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी के बीचों बीच खड़ा है एक जाना पहचाना, हमेशा सुर्खियों में रहने वाला नाम मौलाना तौकीर रजा का। तो सवाल यह है कि आखिर बरेली में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे शहर को सेंसिटिव जोन बना दिया? क्यों हर बार दंगे, पथराव और भीड़ की कहानियों में यही इलाका घिरा नजर आता है? चलिए समझते हैं पूरा माजरा। दरअसल नौमहल कोतवाली का सर्किट पिछले कई सालों से हाई सेंसिटिव जोन बन चुका है। जब भी जुमे की नमाज या कोई त्योहार होता है, अचानक भीड़ इकट्ठा होकर तनाव पैदा कर देती है। पुलिस का दावा है कि हिंसा से एक रात पहले हाजियापुर में हथियार बांटे गए, यानी सब कुछ प्री प्लान्ड था। यही वजह है कि प्रशासन अब इस पूरे सर्किट को सीसीटीवी, पेट्रोलिंग और इंटरनेट कंट्रोल के जरिए लगातार मॉनिटर कर रहा है। और सिर्फ भीड़ ही नहीं, सोशल मीडिया भी बड़ा रोल निभा रहा है। कई लोगों को भड़काऊ पोस्ट और लाइव वीडियो के आधार पर अरेस्ट किया गया, जैसे डॉक्टर नफीस और उनके बेटे की गिरफ्तारी, जिन पर इंस्पेक्टर को धमकाने और भीड़ जुटाने का आरोप लगाया गया है। तो वजह क्या है? क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, वजह बताई जा रही है आई लव मोहम्मद कैंपेन। जुमे के बाद इसी नाम पर भीड़ जुटाई गई और माहौल गरमाया गया। पुलिस साफ कह रही है ये पूर्व नियोजित साजिश थी और ध्यान दीजिए, टारगेट पुलिस थी। पत्थरबाजी और फायरिंग सीधा प्रशासनिक बलों पर की गई और इसमें कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल भी हुए। इसके बाद प्रशासन को अपना रुख और सख्त करना पड़ा। 8 अवैध संपत्तियां जो तौकीर रजा के सहयोगियों से जुड़ी हैं, चिन्हित कर ली गई हैं। आगे बुलडोजर चलने की भी संभावना है। ये दिखाता है कि इस हिंसा के पीछे सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि संसाधनों और लॉजिस्टिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार मौलाना तौकीर रजा खां पर। तौकीर रजा आला हजरत के वंशज और बरेलवी समुदाय का बड़ा नाम है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल IMC के संस्थापक भी हैं। तौकीर रजा कभी कांग्रेस, कभी सपा तो कभी बसपा, इनसे समीकरण साधते रहते हैं, लेकिन उनका विवादों से काफी पुराना रिश्ता है। 2010 के बरेली दंगों में वो गिरफ्तार हुए थे। मार्च 2024 में कोर्ट ने उन्हें उस दंगे का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया। उसके बाद से उनका नाम हमेशा राजनीति और दंगों के साए में आता रहता है। 1982 से लेकर 2019, 2020 और 2023 तक उन पर भड़काऊ भाषणों और नफरत फैलाने के कई केस भी दर्ज हुए हैं। यानी ये कोई नया पैटर्न नहीं है। इस बार भी वही हुआ। हिंसा के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उनके नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया लाइव, फर्जी लेटर और उकसावे की अपीलें इस्तेमाल की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर राजनीति पर क्या पड़ेगा? एक तरफ सत्ताधारी पार्टी इस घटना को लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस के फ्रेम में दिखा सकती है ताकि बुलडोजर एक्शन और 72 गिरफ्तारियों का मैसेज सीधे जनता तक जाए कि सरकार कानून तोड़ने वालों पर नरमी नहीं बरतेगी। दूसरी तरफ विपक्ष और तौकीर रजा जैसे नेता इसे टारगेटिंग और धार्मिक पहचान के मुद्दे से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण तेजी से होने की संभावना है। और ये बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय दल सपा, कांग्रेस, बसपा मुस्लिम वोटों के बंटवारे और बरेलवी देवबंदी समीकरण को लेकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। तौकीर रजा जैसे नेता अगर जमीनी भीड़ दिखाते रहे तो उन्हें चुनाव का रुख मोड़ने की पोजीशनिंग भी मिल सकती है, लेकिन वहीं हिंसा का दाग उन्हें मुख्य धारा पार्टियों के लिए रिस्की भी बना देता है। आखिर में अब ये पूरा मामला सिर्फ बरेली का नहीं रह गया, ये पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक टेस्ट केस है, जहां कानून व्यवस्था और सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाने की ताकत दोनों एक साथ टकरा रही हैं।